हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं हम। और ये जो मॉडल पेपर्स हैं संजीव डेस्कवर्क पे आधारित हैं। तो संजीव डेस्कवर्क पे आधारित सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल माय साइंस एकेडमी के साथ बने रहिए। और इससे पहले जो 3 मॉडल पेपर हैं वो मैंने जो चैनल की प्लेलिस्ट है आरबीएससी क्लास 10 साइंस मॉडल पेपर वहाँ अपलोड कर रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 4 और इसका डिटेल सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, जो फोर्थ मॉडल पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सेक्शन ए होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि Zn की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो देखिए, Zn यानी कि जिंक है, और या तो हमारे पास तनु H2SO4 हो तो ये अलग तरह से रिएक्शन होती है, और यदि सांद्र H2SO4 हो तो अलग तरह से रिएक्शन होती है। तो जब हमारे पास तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसकी अभिक्रिया यदि हम Zn के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा हमारा H2। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नीला थोथा, या जिसे नीला कशिश भी हम बोलते हैं। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो इसके क्रिस्टलन का जल इसमें नहीं होता। अगर सेकंड की बात करें, जो हमारा है धोने का सोडा। अब जो धोने का सोडा होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट का डेका हाइड्रेट होता है। तो इसमें भी क्रिस्टलन का लवण, जो लवण है उसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, सॉरी, ये इसमें ये पूछा है कि क्रिस्टलन का जल नहीं होता। तो देखिए, इसमें भी होता है कॉपर सल्फेट, इसके साथ भी जो H2O है यानी कि हाइड्रेट के रूप में जुड़ा हुआ होता है। और जैसे कि मैंने इसका फॉर्मूला बताया कि Na2CO3.10H2O, तो इसमें भी क्रिस्टलन का जल होता है, यानी कि डॉट के रूप में। जैसे कि NH2O, तो N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ, तो उस तरह से जुड़ा हुआ होता है। इसमें ये पूछा है कि क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। तो जैसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, NaCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसमें भी, इसमें हमारा जो क्रिस्टलन का जल नहीं ऐड होता है। तो जैसे हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है, जैसे कि ये डॉट 2H2O, और अगर ये हमारा हाफ H2O हो तो हाफ H2O का मतलब है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। तो इसमें भी देखिए आप, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। ऐसे ही जो धावन सोडा है उसमें होता है Na2CO3.10H2O। तो इसमें भी हमारा H2O जुड़ा होता है। और जैसे कॉपर सल्फेट नीला होता क्या होता है, कॉपर सल्फेट, तो इसमें भी डॉट NH2, यानी कि H2 किसी न किसी फॉर्म में इसमें जुड़ा होता है। तो जो खाने का सोडा है इसमें नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, खाने का सोडा। उभयधर्मी ऑक्साइड है, और ये ध्यान रखिए कि ये जितने भी चारों ऑप्शन हैं एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, कि या तो इनका फॉर्मूला पूछ लेगा या फिर इनका उपयोग पूछ लेगा। ये जो चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं ये। नेक्स्ट है कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो कौन सा है, इसमें ये हमें बताना है। तो जो जेडेनो है यानी कि जिंक ऑक्साइड, वो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो जो मटर का पौधा होता है उसके जो प्रतान होते हैं, अगर आपने मटर का पौधा देखा होगा तो उसके जो छोटी छोटी तेल नुमा जो प्रतान होती है वो
किसी दूसरे पेड़ के सहारे से ये लिपट जाती है या फिर खुद के पेड़ के सहारे से ये जो पौधा होता है इसके लिपट जाती हैं। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हमारा जो स्पर्शनानुवर्तन है, यानी कि किसी के स्पर्श से जैसे कि उसकी ओर घूम जाना। जैसे रसायनोवर्तन किसी रसायन के कारण, और प्रकाशोन्वर्तन जैसे प्रकाश के कारण, जहां प्रकाश आता है उधर पौधे की क्या होती है, गति होती है, उधर घूम जाता है। नेक्स्ट है कि जो मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो देखिए, जो वनस्पतिक नाम, आपके एक वनस्पतिक नाम जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में कंफर्म है। और जो मटर का वनस्पतिक नाम है ये तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तो मैं जैसे कि बता देता हूं, जैसे कि सोलेनम ट्यूब्रोसम है, तो ये हमारा जो आलू होता है उसका वनस्पतिक नाम होता है। और जो एलियम सीपा होता है, एलियम सीपा जो हमारा प्याज होता है उसका वनस्पतिक नाम है। ऐसे ही माई मोसा फूडी का ये जो छुई मुई ये लाजवंती का पौधा होता है उसका वनस्पतिक नाम होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा? पाइसम सटाइवम, ये मटर का वनस्पतिक नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। 6 है कि धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है? तो देखिए, अपवर्तन में क्या होता है? जैसे कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जो अब धुएं के आर पार जैसे कई परतें जैसे हो गई है, तो उनको जैसे पार करके आएगा, तो जहां प्रकाश स्रोत है वहां के बजाय उससे थोड़ा सा दूर हमें प्रकाश स्रोत दिखाई देगा। तो ये कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना है। जैसे कि पेंदे में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, या फिर जैसे कि कांच का बर्तन है उसमें पेंसिल डूबी है तो उसका तल उठा हुआ दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण है? अपवर्तन के उदाहरण है। 7 है कि जो बीज का निर्माण किस संरचना से होता है? तो जो हमारा बीज का निर्माण है वो, देखिए, जो पौधा होता है उसमें एक तो स्त्रीकेसर भाग होता है, एक पुकेसर भाग होता है। तो इसी में जो स्त्रीकेसर भाग है, इसी की तरफ जैसे हमारा होता है, जो एक तो होता है इसमें अंडाशय होता है, एक हमारा बीजांड होता है। तो इस तरह से जो बीजांड होता है, तो इसमें किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो देखिए, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, यानी कि हमें जो सूर्यास्त है उसके 2 मिनट पहले ही, जैसे सूर्यास्त हो चुका है, जैसे सूर्योदय, वैसे यहाँ ये भी दे सकता था कि जो वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय, या फिर दोनों एक ही बात है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, उसके बीच का समय अंतर कितना होता है? तो ये होता है हमारा 2 मिनट का होता है। क्योंकि जो सूर्य छिपने के बाद भी 2 मिनट बाद वहां जैसे थोड़ी ये सूर्य की लालिमा रहती है कि सूर्य भी वहां मौजूद है लेकिन सूर्य छिप चुका होता है। ऐसे ही जो सूर्योदय है उसमें 2 मिनट हो जाता है। तो इस तरह से दिन की अवधि कुल 4 मिनट बढ़ जाती है। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो सतत या बंद पथ को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। यानी कि 2 तरह के पथ होते हैं, या तो ओपन पथ होगा या फिर क्लोज्ड पथ होगा। 10 है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सौर कुकर के लिए जो हमारा अवतल दर्पण है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, तो देखिए इस चैप्टर से जो प्राकृतिक संरक्षण है वनों से संबंधित, इसमें से एक क्वेश्चन हमारे पास या तो किसी जैसे डैम का पूछ लिया कि भाई ये डैम कहाँ बना हुआ है, या फिर जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित पूछ लिया। इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, कार्बन का कौन सा प्ररूप है जिसमें मुक्त
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो हमारा ग्रेफाइट है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको 30 तक के तत्वों का याद रहता है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जैसे कि देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। ये देखिए जो 1s है इसमें कितने हो गए? 1s 2s, देखिए s में 2 तो मैंने 2 लिख दिया। ऐसे जो 2 है 2s 2p, इसमें कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। 3s और 3p में कितने हो गए? 8 हो गए। ऐसे ही जो 4s2 इसमें 2 है, तो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखा है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के जो किडनी होती है उसमें क्या होता है? यूरिन का संश्लेषण होता है। और जो यूरिन है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक, सॉरी, जो किडनी है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, जो हमारे यूरिन को फिल्टर करने का काम करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं, उसमें से जो अशुद्धियां होती हैं अमोनिया वगैरह की, उनको बाहर निकालते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है। तो देखिए जो नर जनन तंत्र है उसमें हमारा जो टेस्टिस होता है, यानी कि जो वृषण होता है, उसके द्वारा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मेंस वायर। मेंस यानी कि जो मुख्य सप्लाई के जो वायर होते हैं उनको कहते हैं मेंस। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? यानी कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और अब भी पूछे जाने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। देखिए, मैग्नीशियम का दहन होगा तो एक श्वेत अवक्षेप के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अक्सर यहाँ से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए नेक्स्ट है कि पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है? तो पी पुषांश यानी कि पोटेंशियल का सूचक होता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। नेक्स्ट है कि थर्मेट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जो Fe2O3 है उसकी यदि हम एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Fe लिक्विड स्टेट में तथा Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा ऊष्मा मुक्त होती है, जिसे हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि यौगिक CH3CH2Br का नामकरण कीजिए। तो देखिए, एक कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। तो ये क्या है? ब्रोमीन। तो ब्रोमो, और 2 कार्बन को एल्कीन समूह है, एल्केन समूह है तो इसे एथेन, ब्रोमो एथेन। समूह 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो समूह 1 के तत्वों को हम क्षार धातुएं कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। तो थायराइड ग्रंथि होती है ये, जो हमारे गले में स्थित होती है। तो इससे जैसे हार्मोन जो स्त्रावित होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन है। बीजांड स्त्रीकेसर के किस भाग में पाया जाता है? तो जो पुष्प का स्त्रीकेसर वाला भाग होता है, तो इसमें जो अंडाशय होता है वहां ये पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान लिखिए। तो ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये सी क्या है? कूलाम। एमआरआई का पूरा नाम बताइए। तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। नेक्स्ट देखिए, विद्युत तथा चुंबक के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? तो ये ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओरस्टेड का जो प्रयोग है ये भी आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा स्थापित किया गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 380 मेगावाट है। MW यानी मेगावाट। अपमार्जक क्या होते हैं? तो जीवाणु और अकवक जैसे सूक्ष्म जीव जो मृत अवशेषों का अपमार्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। ये डिटर्जेंट जो हमारा अपमार्जक है उससे संबंधित ही नहीं है। धातुओं के 2 गुण। तो देखिए, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें फ्लो हो सकती है। तो अलग अलग धातुओं के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो सुचालकता है वो अलग अलग होती है। धातुएं तन्य होती हैं यानी कि इनके तार बनाए जा सकते हैं। आघात वर्धनीय होती हैं यानी कि इनको
पीट के किसी आकार में ढाला जा सकता है। यौगिक CH3COOH का नाम लिखिए। तो देखिए ये एसिटिक अम्ल है, या फिर अगर वैसे नाम देना चाहें तो जो COOH है हमारे पास कार्बोलिक समूह है, और जब 2 कार्बन होते हैं तो एथ का यूज करते हैं, और कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसके लिए हम ओइक जो उरुलगन का यूज करते हैं, तो ये एथेनोइक अम्ल है। सबसे सरल एल्काइन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए। तो देखिए ये होती है हमारी एथाइन, और ये ट्रिपल बंध में क्या आता है, आइन, और 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथाइन है यानी कि C2H2। तो देखिए जो कार्बन है वो जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा, ऐसे ही ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा, और इस तरह से ये कार्बन अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। आवर्त में तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, क्यों? तो देखिए आवर्त में बाएं से यदि हम दाएं की ओर जाते हैं तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, जिससे कि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। अति तनाव यानी कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? तो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अति तनाव कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि यदि धमनियों में अचानक से सिकुड़ जाए तो जो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो ब्लड है उसके प्रवाह में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो इसे क्या कहते हैं, अति तनाव की स्थिति कहते हैं। लैंगिक तथा अलैंगिक जलन में 2 अंतर लिखिए। तो देखिए लैंगिक जलन में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन, 2 तरह के विभाजन है हमारे पास, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए जो हमारा अलैंगिक जनन है उसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन के साथ अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। और यदि युग्मक संलयन की बात करें तो लैंगिक जनन में युग्मक संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन नहीं होता। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि का चित्र बनाइए। तो ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि का चित्र है, कैसे ये बहुत से खंडों के रूप में टूट जाता है। दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, या तो पूछेगा इनका निवारण कैसे किया जाता है, या फिर इनके लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, या फिर नेत्र गोलक छोटे होने के कारण। व्यवसायिक मोटरों की 2 विशेषता बताइए। तो देखिए स्थायी चुंबक के स्थान पर यदि हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करें, या फिर जो विद्युत धारावाही कुंडली है उसमें फेरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो ये ऐसी व्यावसायिक मोटर बन जाएगी। दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए दिष्ट धारा का परिणाम बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता, लेकिन दिशा एक ही रहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा है उसका परिमाण भी बदलता है, और ये परिमाण है एक नियत अवधि में बदल जाता है। अब जैसे दिष्ट धारा है इसकी आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है, और जो AC होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कई देश जैसे अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तथा अधिक प्रतिरोध के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है। इस कारण ये तंतु चमकने लगते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं। यानी कि हम जो विद्युत लैंपों में ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसका गलनांक भी ज्यादा हो, ऐसा ना हो कि जैसे विद्युत का प्रभाव हो और वो गर्म होके पिघल जाए। और यदि धारा तेजी से प्रवाहित होती है, उसके प्रतिरोध में मान में वृद्धि होती है, तो उसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए। उपरोक्त परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें धारा योग बह रही है, ये प्लस से माइनस की ओर, और ये तीनों संयोजन कौन से हैं, श्रेणी क्रम में है। इसको हम R1, इसको R2 तथा इसको R3 मान लेते हैं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तीनों जो जितने प्रतिरोध होंगे उनका सीधा सीधा योग होगा। तो हम योग कर लेते हैं इनका, 4, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ऐसे ही जो हम
ओम के नियम से जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपन में R, V विभवांतर और R प्रतिरोध और I उसमें बहने वाली धारा। तो ये हमारे पास 0.5 एम्पियर आ जाता है। ऐसे दो स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। तो जो नवीकरणीय स्रोत है और अनवीकरणीय स्रोत है, इनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इनकी एग्जाम्पल पूछते हैं या फिर इनकी जो परिभाषाएं हैं वो पूछी जाती हैं। 17 है, एक डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे यदि हम गर्म करें तो हमारे पास क्या परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए यदि हम जो कॉपर चूर्ण है उसको गर्म करते हैं तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड यानी कि जो कॉपर सेकंड अवस्था में होता है उसकी काली परत चढ़ जाती है, और ये काला पदार्थ जो कॉपर है, और ये कॉपर ऑक्सीजन के योग से बनता है। अब देखिए ये जो दो हमारे पास रिएक्शन थी Zn प्लस कॉपर सल्फेट, तो इसके योग से क्या बनेगा, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर धातु रिलीज होगी। ऐसे ही Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, और इसकी बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से यदि रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बेरियम सल्फेट और 2NaCl रिलीज होता है, यानी कि ये क्या है, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है कि जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम व कार्य लिखो। तो देखिए जो पीयूष ग्रंथि से जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है, ये जो हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और यदि बाल्यावस्था में इसकी कमी हो जाती है तो रेफिनिज्म यानी जिसे बोनापन हम बोलते हैं या वाहनता बोलते हैं, यानी कि शरीर जो बौना रह जाता है। और यदि इसकी जैसे अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो शरीर भीमकाय भी हो जाता है। दोनों इसके इफेक्ट होते हैं। तो जो जीएच हार्मोन है वो एक संतुलन में होना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक वृद्धि भी करता है और जो लंबाई है उसको सीमित भी कर देता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को समझाते हुए प्लेन एरिया का चित्र बनाइए। तो देखिए डार्विन ने क्या कहा था कि वो ही जीवित रह सकता है जो वातावरण से क्या कर ले, अनुकूलन कर ले, और अगर कोई जीव वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाएगा तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया का डायग्राम बनाना था, और जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है उसको हमें बताना था। नेक्स्ट देखिए द्विफॉक्सी लेंस क्या होते हैं। तो देखिए द्विफॉक्सी लेंस क्या होते हैं, द्विफॉक्सी लेंस में जो हमारा अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों संयोजित होते हैं, और इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस का कार्य करता है जो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो अवतल लेंस किसमें, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में, तथा निचला भाग होता है उत्तल लेंस जो हमारे पास की जो वस्तुएं हैं उनको देखने में, स्पष्ट देखने में सहायक होता है। जैसे दीर्घ दृष्टि दोष है, उसका निवारण कैसे किया जाता है, तो आप ये भी बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का चित्र बनाता है ना, तो यह हमारा जो रेटिना होता है, तो रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो अब हम ऐसे यहाँ किसी लेंस का उपयोग करें जो किरणों को सिकोड़ दे, तो कैसा लेंस सिकोड़ सकता है, तो जो हमारा उत्तर लेंस है वो सिकोड़ सकता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में हम लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दंत क्षय के कारक को स्पष्ट कीजिए और इसके बचाव के एक उपाय दीजिए। तो देखिए दंत क्षरण क्या होता है कि जो दांतों की इनोमियल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है, और जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें जो हमारे बैक्टीरिया है वो निम्नीकरण के द्वारा एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो दांतों की जो पीएच है, यानी कि जो मुंह की पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है, तो दंत क्षरण होने लगता है। यानी कि जो हम कोलगेट टूथपेस्ट वगैरह करते हैं वो किस लिए करते हैं, जो दांतों की एसिडिटी है उसको कम करने के लिए करते हैं, ताकि जो इसकी पीएच 5.5 पे बनी रहे। इससे
जो हमारी इनेमल होती है, जो सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। और इसका उपाय क्या है कि भोजन के बाद हम मुंह की सफाई करें, कुल्ला करें और टूथब्रश करें। नेक्स्ट है कि जो अम्ल क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो अम्ल क्षारक की शक्ति है वो विलयन में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है कि जो हमारा विलयन है उसमें H प्लस आयन कितने हैं और OH माइनस आयन कितने हैं। अब पीएच स्केल क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसका अथवा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, जो जठर रस है कि उसकी पीएच कितनी होती है, तो ये बहुत कम होती है, 1 के समथिंग होती है, तो 1/2। दंत क्षय कब होगा, जब हमारी जो पीएच है वो 5.5 से नीचे। शुद्ध जल, देखिए जो एक तो पानी शुद्ध जल है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। ये जो 7 पे कितनी होती है, उदासीन। और 7 से कम अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है। तो जैसे अम्लीय वर्षा होती है उसकी कितनी होती है, 5.6 होती है। नेक्स्ट देखिए कि लिटमस क्या है, इसे किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसे जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। जैसे हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। और जैसे कि अगर हम बात करें लिटमस की टेस्ट के लिए, हम जैसे फिलोक्थिलीन जो सूचक है उसका भी उपयोग करते हैं। और जैसे गुड़हल की पत्तियां, ये भी सूचक का कार्य करती। अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए तथा इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, अमीबा में क्या होती है, कूटपाद होती हैं। ये उंगली के जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे ये भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब भी इसके पास कुछ भोजन आता है तो इसमें जो इलेक्ट्रोरेसेप्टर हैं वो इसको संकेत करते हैं कि भोजन का पार्टिकल है। तो ये जो अपने प्रवर्ध है उनसे भोजन को घेर लेता है तथा उसको संगलित करके खाद्य रिक्तिका बनाता है। और खाद्य रिक्तिका के अंदर इसके जो जटिल पदार्थ हैं उनका सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और ये कोशिका द्रव में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। अब वहाँ जो हमारा पाचन हो जाता है, उसके बाद जो हमारा जो डाइजेस्ट फूड है उसको ये अपने भोजन के रूप में, ऊर्जा के रूप में काम में ले लेगा। उसके बाद में जो वेस्ट है उसको ये कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये जो विसरण प्रोसेस है उसी से बाहर निकाल देता है। तो देखिए, यहाँ अमीबा का डायग्राम आप देख सकते हैं कि अमीबा में किस तरह से जो भोजन है ये, जैसे ये इसका केंद्रक है और ये फूड पार्टिकल है। तो इसको जैसे इलेक्ट्रोरेसेप्टर से पता चलेगा कि खाना है, तो ये अपना जो कूटपाद हैं इनके फैला के ये कर लेता है इसको, और फिर इसको ट्रैप कर लेता है, अंदर ट्रैप करके फिर इसको अंदर जो रिक्ति है उसमें स्टोर करके, और फिर इनका विघटन होगा और विघटन होने के बाद फिर ऊर्जा के रूप में इसको काम में ले लेगा। फिर जो पेस्ट है वापस इन्हीं को शरीर से बाहर निष्कासित कर देगा। देखिए, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं, विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसमें जो हमारा, कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। तो ये कांच की स्लैब वाला आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में 2 अंतर बताइए। तो देखिए, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन भी किया था, ये क्वेश्चन जो गोलीय दर्पण और गोलीय लेंसों की जो चिन्ह परिपाटी के लिए, तो जैसे कि गोलीय दर्पण होता है उसमें जो हम दूरियां हैं दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, जबकि जो गोलीय लेंस है उसमें हम इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसको हम मूल बिंदु मानते हैं। ऐसे ही जब गोलीय दर्पण है उसमें सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, तो जो गोलीय लेंस होता है उसमें प्रकाशिक केंद्र से दूरियां मापी जाती हैं।
ऐसे ही देखिए, जो इसमें अथवा का क्वेश्चन है कि जो प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन का किरण रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए ये भी आप जो बना सकते हैं कि जो एक माध्यम सघन माध्यम से जब यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका अपवर्तन होता है, यानी कि जो अपने पृथककारी पृष्ठ से क्या हो जाती है, ये विचलित हो जाती है। इसमें है भी, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 है। ये किस प्रकार का लेंस है? तो देखिए फोकस दूरी क्या होती है, F इक्वल टू होती है 1/p, यानी शक्ति का व्युत्क्रम होती है। तो यदि ये 1/-2 होगा, इसका अर्थ हुआ कि ये -0.5 है, -0.5 मीटर है। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये होगा, इसको 100 से गुणा कर लेते हैं तो ये होगा -50 सेंटीमीटर। अब जो नेगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है, ये होती है हमारी अवतल लेंस की। तो ये हमारा अवतल लेंस होगा। तो ये था मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।